उतारते उतारते काफी लेट हो गया। जब मैं उस रास्ते पर आया जहाँ से सामने कब्रिस्तान नजर आता था तो मेरा सारा जिस्म ठंडा सा होने लगा। कब्रिस्तान के पास पहुँचते ही रास्ता दाएं तरफ गांव में दाखिल होता था। ऐन उस वक्त जब मैं गांव के रास्ते पर मुड़ने ही वाला था, मेरी नजर कब्रिस्तान की तरफ उठ गई। इससे पहले मैं बहुत ही एहतियात करता था, कब्रिस्तान की तरफ देखता तक न था, लेकिन उस रात मैंने देखा कि कब्रिस्तान के बाएं कोने वाली कब्र पर रोशनी सी पड़ रही है। बस एक नजर मैंने उस रोशनी को देखा और दाएं मुड़ गया। स्पीड में मैं उतराई उतरते हुए दिल में आया कि एक दफा फिर देखूं। मेरी नजर का धोखा है, यह वाकई इस कब्र पर रोशनी पड़ रही है। मैंने मोटरसाइकिल खड़ी कर दी और पलटकर एक तरफ देखा। अब वहाँ कोई रोशनी न थी। मेरे दिल में डर भी था, लेकिन मुझे इस मामले को जानने का एक तजस्सुस सा हो रहा था। मैं डरते डरते आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ चल पड़ा। मैं सर झुकाए इस मोड़ तक पहुंचा जहां से मुझे कब्र पर पड़ती रोशनी दिखाई दी थी। मैंने आहिस्ता से सर उठाकर इस तरफ देखा जहां से मुझे साफ नजर आया कि कब्र पर रोशनी की लकीर सी है। इस रोशनी को देखते ही मैं वापस मोटरसाइकिल की तरफ दौड़ पड़ा। इसके बाद पता नहीं कैसे मैं घर पहुंचा, मुझे नहीं याद। हाँ, इतना याद है कि मुझे 3-4 दिन तक सख्त बुखार रहा। जब बुखार ठीक हुआ तो मुझे काफी कमजोरी महसूस होने लगी। मैं स्टोर से मुसलसल छुट्टी करने लगा। मेरी महफिल गांव के साथ ही एक छोटे से बाग में, जहां मेरी तरह नकम्मे आकर बैठते और इधर उधर की बातें करते। बातों बातों में एक दिन मैंने कब्र पर रोशनी वाला वाकया इन नकम्मों को सुनाया तो 2-3 ग्रुप बन गए। कहता कि जन्नत और चुड़ैलें वगैरह होती हैं। एक ने कह दिया कि रूहें भी होती हैं। वो मंजर अपनी आंखों से देखा था और हसब ताल वाला चक्कर भी मेरे सामने ही था। यार, ये मैं मानता हूँ कि जन्नत हैं, लेकिन इनकी अपनी दुनिया है और बहुत ही कम ऐसा होता है कि इंसानों और जन्नत का टकराव हो। बदरूह का वजूद एक अफसानवी है। हाँ, रूहें हैं, लेकिन वो आलमे अरबा में होती हैं। इन्हें इस दुनिया में आने की इजाजत नहीं। इसी वक्त एक लड़के ने मुझे चैलेंज कर दिया, आतिफा, हमारी आबादी में सच में जन्नत है। फलां गली में रात 10 के बाद कोई नहीं गुजरता, वहाँ से कुछ आदमी डरते हैं। मैं उस तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा था, लेकिन 2-3 नकम्मों ने ऐसे हेरा फेरी चलाई कि मैंने चैलेंज कबूल कर लिया और रात 11 के बाद इस गली से गुजरने की हामी भर ली। हालांकि मुझे पता था ये सब फजूल में हो रहा है। वो जुमे रात की रात थी। मेरे दिमाग में एक सनसनी सी फैली हुई थी। 11:30 बजते ही मैंने इस गली में दाखिल हो जाना था। अगर आज मुझे कोई जिन वगैरह नजर ना आता तो दूसरी पार्टी हमको होटल में खाना खिलाती, और अगर वाकई कोई जिन वगैरह होता तो इससे डरकर अगर मैं जिंदा रह जाता, खाना हमको खिलाना पड़ता। 11:30 बजने में 2-3 मिनट रहते थे। मुझे जो भी आयत याद थी वो मैं पढ़ रहा था, क्योंकि अंदर से मैं डरा हुआ था। 11:30 बजते ही मैं इस गली में दाखिल हो गया। वो गांव की एक मोहल्ले को दूसरे मोहल्ले से मिलाने वाली तवील गली थी, जिसकी चौड़ाई इतनी थी कि अगर कोई मोटरसाइकिल वहां से गुजरता तो पैदल जाने वाले सुकड़कर दीवार के साथ जा लगते। मेरा दिल कर रहा था कि तेज तेज चलूं और यहाँ से निकल जाऊं, लेकिन कदम इतने भारी हो रहे थे कि उठाए नहीं जा रहे थे। पहला मोड़ मुड़ते ही कुछ हौसला सा हुआ कि चलो कुछ फासला तो तय कर लिया। ये गली तो इस तरह लंबी ही लंबी होती जा रही थी। सामने थोड़ी सी चढ़ाई थी, जिस पर चढ़ते ही मैं ठिठक कर रुक गया। रास्ते में बिल्कुल सामने कोई जमीन पर आड़ा तिरछा पड़ा था। मैं इधर ही किसी मुजस्मे की तरह खड़ा इसे देखने लगा। मेरा जिस्म ठंडा हो गया। मेरे दिल में आया कि आगे बढ़कर देखूं कि हकीकत में है क्या चीज। मैंने बहुत मुश्किल से कदम उठाया ही था कि मेरी पीठ पर ऐन दिल की जगह पर किसी ने हाथ रख दिया। मुझे ऐसा लगा कि मेरा दिल उछलकर बाहर आ जाएगा। मैं इधर खड़ा का खड़ा रह गया। मुझ में इतनी हिम्मत ना थी कि पीछे मुड़कर देखता। इस हाथ का वजन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा था। अचानक सामने गली से चंद लोगों के दौड़ने और शोर मचाने की आवाजें आने लगी और एक टॉर्च की रोशनी भी झिलमिलाने लगी। तुम इंसान अपनी हदूद में रहा करो और हमें अपनी हद में रहने दिया करो। बिल्कुल ठंडा लहजा मेरे कान में सरगोशी कर गया। मेरे दिमाग पर एक अनजाना सा बोझ पड़ा। इसी वक्त मेरे तमाम निकम्मे दोस्त दौड़ते हुए वहां तक पहुंच गए। सबसे पहले जमीन पर गिरे हुए लड़के को उठाया गया।
जो कि हमारी ही महफिल का था। इनका प्लान मुझे बाद में पता चला। मुझे हराने के लिए इस मोड़ पर छुपकर बैठे और मेरे आते ही अजीब आवाजों से मुझे डराते, जिसका इंतजाम इन्होंने एक छोटे से टेप रिकॉर्ड में किया हुआ था। लेकिन मुझको डराने से पहले इन दोनों ने कोई अनहोनी मखलूक देख ली कि बहुत ही लंबे कद का कोई आदमी था। एक तो इसे देखते ही वो गिर गया, जबकि दूसरा कुछ दिल गुर्दे वाला था। इसने भागकर सब दोस्तों को बताया और इन्हें साथ ले आया। हो सकता है इतने लोगों से वो लंबा आदमी, जिसका कद किसी बिजली के खंभे जितना था, डर चाहे वो मुझसे हार गए थे, लेकिन हकीकत में जीत गए थे। बज़ाहिर मैं डरा ना था, लेकिन ये मुझे पता था कि मैं तो अंदर से इतना डर गया था, हरकत कलब बंद होते होते रह गई थी। इसके बाद मेरे दिल पर पीठ की तरफ एक बोझ सा रहा और वो ठंडी सरगोशी कभी कभी मेरे कानों में गूंजती रही। खैर वक्त गुजरता रहा। तकरीबन 10 साल इसी तरह दंदनाते हुए गुजर गए। तमाम अरसे में मेरी पीठ से हाथ का बोझ ना उतरा। मुझे ऐसा लगता कि वो हाथ अभी भी पीठ पर जमा हुआ है और वो सरगोशी रातों को मुझे नींद से बेदार कर देती है। जहाँ से मालूम होता कि कोई दम दरूद करने वाले बुजुर्ग हैं, हम उनके पास पहुँच जाते। तवीज़ पहने दम किया हुआ पानी पिया, अफाका जरूर होता था, लेकिन इनसे मेरी जान ना छूट सकी। वो वाकया मेरे साथ अगस्त में पेश आया था। इसके बाद इन्हीं रातों में मुझे डरावने ख्वाब आते, ऐसे कि मेरी चीख निकल जाती। मैं सारी सारी रात डर के मारे जागता रहता और मेरे साथ मेरे घर वाले भी परेशान रहते। दूसरी तरफ मुझे इधर उधर ठोकरें खाते हुए बहुत जर्बा हो गया था। मैंने अपने गांव ही में एक छोटी सी दुकान खोल ली। वो दुकान का तीसरा दिन था। मोबाइल आम हो चुके हैं। मेरे पास भी सैमसंग का एक सेट है। मैं सुबह दुकान पर जल्दी आता हूँ और दरमियान में 8-9 बजे नाश्ते के लिए घर का एक चक्कर लगाता हूँ। उस दिन मैं दुकान बंद करके घर की तरफ चला ही था कि मुझे कॉल आने लगी। मैंने स्क्रीन पर नंबर देखा तो किसी बाहर के मुल्क का था। हमारे गांव के बहुत से आदमी बाहर थे, इनमें मेरे कजन भी थे। मैंने कॉल अटेंड की। कुछ देर खामोशी रही, फिर मैंने हेलो कहा। ओए आतिफ, क्या हाल है? ये आवाज तो मैं उम्र के हर मोड़ पर पहचान सकता हूँ। वो शादो थी। 10-11 साल के बाद हम कलाम हो रहे थे। शादो मेरे मुंह से इतना ही निकल सका और दूसरी तरफ से हल्की सी सिसकी की आवाज आई। खामोशी कुछ तवील हो गई। मैं हूँ, इसने इतना ही जवाब दिया। के बाद कुछ मिनट गिले शिकवे होते रहे। इसने मुझे बताया कि वो अमेरिका में एक बहुत अच्छी कंपनी में जॉब करती है। इसने मेरा पूछा तो मैंने भी अपनी दास्तान हयात सुना दी। काफी लंबी कॉल हुई। बातों बातों में मैंने इसे अगस्त की रात में अपने साथ पेश आने वाला वाकया भी बताया। सालों बाद भी तुम्हें वो रात तंग कर रही है? इसने संजीदगी से पूछा। हाँ यार, तुम्हें क्या बताऊं, अम्मी मुझे पीरों फकीरों के पास अब तक लेकर जा रही है। पहले तुम्हारा ये मसला हल करवाते हैं, इसके बाद तुम्हें दूसरा काम दूंगी। दूसरा काम वो कौन सा है? मैं पूछता रहा, लेकिन इसने नहीं बताया। बाद में मुझे मालूम हुआ कि अमेरिका में इनके एक पीर है। पाकिस्तानी बहुत से लोग इनके मुरीद थे, बल्कि अमेरिका में इस इलाके में रहने वाले कई मुसलमान इनको अपना पीर मानते थे। पेशे के लिहाज से डॉक्टर थे, डॉक्टर सईद नासर। मेरी पहली मुलाकात इनसे लैपटॉप के जरिए हुई। मेरा मसला सुनने के बाद इन्होंने कहा, देखो आतिफ मियां, इंसान अशरफुल मखलूकात है, बाकी सारी मखलूक से अशरफ है, लेकिन अल्लाह के कैम किए हदूद के मुताबिक जिंदगी गुजारे। दुनिया को माना गुनाह नहीं, लेकिन अपनी पैदाइश के मकसद को भूलकर दुनिया ही में खो जाना सरासर नुकसान है। एक छोटी सी मिसाल है कि बंदा हज करता है। अल्लाह फरमाता है कि जो हज करता है वो ऐसे हो जाता है जैसे कि माँ के पेट से बच्चा दुनिया में आता है, यानी कि इसके गुनाह खताएं माफ हो जाती हैं। लेकिन अब उस हाजी साहब का काम है ना कि हाजी बनकर रहे, नमाज की पाबंदी करे, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करे कि गलत कामों से बचे, अखलाक मामलात अपनी तरफ से पूरे करे। आयात में बहुत असर है, दम वगैरह भी है, लेकिन बीमार को चाहिए कि दवाई ले, लेकिन साथ में परहेज भी करे। लेकिन तुम्हें भी चाहिए कि नमाज पढ़ो, जहन को साफ रखो, बावजू रहो, कुरान की तिलावत को अपना मामूल बनाओ। हमारा काम है अमल करना। मैं शाह साहब की तमाम बात समझ गया था और इस पर पूरा अमल करने का इरादा कर लिया। इन्होंने लैपटॉप पर बैठकर ही मेरा रूहानी इलाज शुरू किया।
वो दूसरी रात थी। मार्च का वक्त था, लेकिन मुझे गर्मी महसूस हो रही थी। मेरे सारे घर वाले रजाइयां ओढ़े सो रहे थे और मैं बाहर सर्दी में खड़ा स्कूल की तलाश कर रहा था कि अचानक वही ठंडी सरगोशी मेरे कान में सुनाई दी, तुम इंसान अपनी हद में रहा करो और हमें अपनी हद में रहने दो। इसी सरगोशी को सुनते ही मेरे अंदर एक सन्नाटा सा छा गया। मेरे दाएं से एक सिरा गुजरा और सेहन में गुम हो गया। उसी वक्त मेरी पीठ पर ऐन दिल के मुकाम पर किसी ने हाथ रख दिया और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। 5 मिनट बाद अंधेरा छट गया। मैं हैरान रह गया। डर से मेरे दिल में सुई सी चुभने लगी। मैं इस लंबी गली में खड़ा था। मेरे सामने वही शख्स खड़ा था। इसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इतनी सर्दी में भी मेरे माथे से पसीना निकलने लगा। वो सफेद कपड़ों में कोई इंसान ही था, बिजली के खंभे जितनी लंबाई। मेरा दिमाग इसे देखकर सुन्न होने लगा। वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे बैठने लगा। मेरे दिमाग में अचानक पीर साहब का बताया हुआ विर्द आ गया। मैंने आहिस्ता आहिस्ता विर्द शुरू कर दिया। अभी मैंने चंद ही अल्फाज अदा किए थे कि वो लंबा आदमी गायब हो गया और मैं आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए घर आ गया। दरवाजे की कुंडी खुली थी, मतलब मैं दरवाजे से ही गया था। मैंने घर में दाखिल होकर कुंडी चढ़ा दी। घर वाले इसी तरह सो रहे थे। मेरी वो पूरी रात जागते गुजर गई। दूसरे दिन मैंने शादो से राब्ता किया और इससे सैयद साहब से जल्द राब्ता करने का कहा, क्योंकि इसके लैपटॉप से पीर साहब से बात होती थी। उसी शाम पीर साहब से लैपटॉप पर लंबी बात हुई और इन्होंने दम किया हुआ पानी कोरियर के जरिए मुझे भिजवा दिया, जो कि तीसरे दिन मुझे मिल गया। पीर साहब के रूहानी इलाज, दम किए हुए पानी और मेरे हमेशा बावजू रहने और 5 वक्त की नमाज पढ़ने से मेरी जिंदगी में सुकून आने लगा और चंद माह के अंदर मुझे इस सरगोशी और हाथ के दबाव से निजात मिल गई। उस दौरान शादो ने मेरी हिम्मत बंधाई। शादो चाहती थी कि इसके पैसे को इस्तेमाल करके अपने गांव में तरक्याती काम किए जाए और इसके लिए वो मुझे अपनी तरफ से पैसा भेजना चाह रही थी। पहले हम दोनों में बहस होती रही। मैं कहता कि ये तरक्यात काम करवाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। वो कहती कि हुकूमत इन देहात का कहाँ ख्याल रखती है, इसे तो अपने बखेड़ों से फुर्सत नहीं होती। वैसे कहती तो वो ठीक ही थी। हमारे गांव में दाखिल होने वाले चारों तरफ से 4 बड़े रास्ते थे, जिनमें 2 की हालत कुछ ठीक थी, लेकिन 2 बिल्कुल खराब हालत में थे। और फिर शादो ने पैसे भिजवाने शुरू कर दिए। मैंने फलाई काम शुरू कर दिए। शादो ने ये भी कहा था कि गांव के लोगों को ये पता ना चले कि ये सब काम शादो करवा रही है। इसने मुझे इतना पैसा बेचा, गांव की बहुत सी गलियों का काम करवाया, छोटे स्कूलों में वाटर कूलर और सोलर सिस्टम तक लग गए। ये नहीं कि वो बस पैसे बेचती रहती थी, बल्कि नेट पर मैं हर मुकम्मल करने वाला काम कंप्लीट इसे दिखाता था, तब वो मुतमिन होती थी। इन सब कामों के लिए मुझे बकायदा वो मुआवजा देती, यानी कि इन सब कामों में मेरा कमीशन था। कि मैंने बहुत इनकार किया, लेकिन वो ना मानी। शादो, तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आया है और तुम ये सब क्यों कर रही हो? एक दिन मैंने इससे पूछा तो वो कहने लगी, ये सब पैसा मेरे अब्बू के अकाउंट में था और साथ में मैं खुद भी तो कमा रही हूँ। मेरा पैसा भी अच्छे काम पर लग जाए तो कितना अच्छा काम है। करोड़ों डॉलर पड़े हैं अब्बू के और मेरे अकाउंट में, आखिर मैंने इतना पैसा क्या करना है? और दूसरा, मैं ये सब क्यों कर रही हूँ? ये मेरे अब्बू की ख्वाहिश थी और मेरा भी दिल चाहता है कि जब कभी गांव आना हो तो ये गंदी गलियां, कच्चे रास्ते, जगह जगह कचरा ना हो, बल्कि साफ सुथरा माहौल हो। मैं इससे पूछने ही लगा था कि इसे पैसों की जरूरत क्यों नहीं, आखिर इसके बच्चे होंगे, घर बार होगा। लेकिन इसके पास उस वक्त कुछ लोग आ गए, तब हमें बात खत्म करनी पड़ी। वो एक बहुत ही खुशगवार दिन था। सुबह सुबह मेरी सैयद साहब से रूहानी महफिल हुई थी। इनके रूहानी इलाज से और दम शुदा पानी से और मेरी तर्ज़े जिंदगी बदलने में बिल्कुल ठीक हो गया था। लेकिन जब भी कभी इस गली से गुजर होता, मेरे दिल में खटक सी होती। शादो के किए गए कामों के कमीशन ने मुझे भी तरक्की दी थी। मेरी छोटी सी दुकान थोड़ा बड़ा स्टोर बन गई थी। मैंने एक छोटी सी कार ले ली थी। मैं अब भी अस्पताल के इन क्वार्टरों के पास से गुजरता तो इन्हें देखकर मुझे बहुत अफसोस होता
بالکل ویران اور جاڑ سے بھرے ہوئے۔ میرے ذہن میں خیال آیا ہمارے محلے میں لڑکوں کے لیے پرائمری اسکول نہ تھا۔ اس سلسلے میں میں نے اپنے محلے کے معزز اور بزرگ آدمیوں کو ساتھ ملایا اور ایم این اے، ضلع ناظم وغیرہ کے پاس چکر لگانے لگے، لیکن کام نہ بنا۔ سلسلے میں گاؤں کے ہسپتال کی لیڈی ڈاکٹر سے بھی میں کتنی ہی دفعہ ملا، وہ بھی اس کے لیے ایگری تھی اور وزیر اعلیٰ وغیرہ کو خط بھی لکھے۔ یہ دنوں بلدیاتی الیکشن کی اجازت حکومت نے دے دی۔ ہمارے محلے والوں نے مل کر ایک کمیٹی تشکیل دی اور اس کمیٹی نے گاؤں کی یونین کونسل ناظم کے لیے میرا نام دیا۔ میرے نہ کرنے کے باوجود بھی میرے کاغذ جمع کرا دیے گئے، حالانکہ گاؤں کے بہت سے لوگ میرے خلاف تھے، جو کہ کہتے تھے کہ میرے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا جس سے میں نے ترقیاتی اور فلاحی کام کروائے۔ اللہ کا خصوصی کرم ہوا اور میں جیت گیا۔ ناظم بنتے ہی چند دن بعد میری ہسپتال کی لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ شادی ہو گئی، جو کہ اسی ڈاکٹر کی بیٹی ہے جو شروع میں ہمارے گاؤں کے ہسپتال میں انچارج تھی، اور یہ لڑکی یعنی مائلہ میری بیوی ہو گئی، وہ لڑکی جس سے میں بچپن میں کھیلتا تھا۔ اختیارات ملتے ہی میں نے اور نیلا نے اس ہسپتال کے ویران کوارٹروں میں ایک ویلفیئر اسکول کھول لیا۔ چاروں کوارٹروں کو صاف ستھرا کرنے کے بعد رنگ روگن اور بہترین حالت دے دی۔ یہ وہی کوارٹر تھے جن کے قریب سے گزرنے پر لوگ ڈرتے تھے۔ اب انہی میں کسی جن بوت کی چیخوں اور ہنسنے کی نہیں، بلکہ بچوں کی پڑھنے کی آواز آتی ہے۔ اس اسکول کا افتتاح شادوں نے اپنے ہاتھوں سے کیا اور اسکول کے لیے اتنی ڈونیشن دی، بچوں سے فیس لیے بغیر ہی 10 سال تک اسکول چل سکتا تھا۔ میری شادی کا سن کر شادوں کے چہرے پر سوگوار سی مسکراہٹ آ گئی۔ جب میں نے پوچھا کہ تمہاری شادی ہوئی ہے کہ نہیں، تو وہ اس بات کو ٹال گئی۔ وہ پہلے سے کافی کمزور ہو گئی تھی، یا پھر مجھے لگ رہی تھی۔ واپس جاتے ہوئے وہ کافی اداس تھی۔ سید صاحب کی دی ہوئی ایک وظیفے کی کتاب اور ان کا دم کیا ہوا آب زمزم مجھے دے کر وہ واپس چلی گئی، لیکن اس کی اداسی کی وجہ میں نہ جان سکا۔ اس ساتھ ہی اپنی ہوسٹ دعا وائس کو دیں اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔